नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन सीरीज का आज हम 34वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 33 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारी पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब से हुई थी? तो भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी 1882 से, ठीक है। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी, ठीक है, जिस कारण से इनको स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो लॉर्ड रिपन हैं, इनके कुछ प्रमुख कार्य हैं, ये भी पूछे जाते हैं, तो हम सभी को देख लेते हैं। इन्होंने जो है वनारकुलम प्रेस एक्ट की समाप्ति की थी, और कब की थी? 1882 में की थी। और प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो कि 1881 को लागू किया गया था, किसने लागू किया था? लॉर्ड रिपन ने लागू किया था, ठीक है। और प्रथम नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। और इन्होंने जो है स्कूली शिक्षा के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की थी। कब की थी? 1882 में की थी। और इन्होंने एल्बर्ट विल विवाद लागू किया था। कब किया था? 1883 में किया था। और लॉर्ड रिपन ने अकाल संहिता की स्थापना की थी। कब की थी? 1883 में की थी, ठीक है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है और आपको एक बार इसको रिपीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, इंडोस्कोपी किस विधि से होता है? तो देखिए, जो इंडोस्कोपी है ना, एक्चुअल में ये होता क्या है? तो जो इंडोस्कोपी है एक टेस्टिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसकी मदद से शरीर के अंदरूनी भागों को, ठीक है, ये एंडोस्कोपी है। इसकी मदद से क्या होता है? तो शरीर के आंतरिक अंगों को एक विशेष उपकरण की मदद से बिना चीड़ फाड़ किए देखा जा सकता है, ठीक है। और यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की विधि से होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए, जो चुनाव चिन्हों का बंटवारा है ये कौन करता है? ये चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन करता है। नंबर बी पे लिखा है, चुनाव की वैधता का निपटारा कौन करता है? तो ये भी चुनाव आयोग करता है। और चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से हो, ये कार्य किसका होता है? तो ये भी चुनाव आयोग का कार्य होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है नंबर डी पे, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, ठीक है। और हमें गलत कथन का ही चयन करना था, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो चुनाव की अधिसूचना है ये राष्ट्रपति जारी करता है, ठीक है। लोकसभा के लिए जो चुनाव की अधिसूचना है ये राष्ट्रपति जारी करता है। और जो विधानसभाएं होती हैं इनके लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? तो विधानसभा के लिए अधिसूचना जो है ये राज्यपाल जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक द्वारा मतदान करने को क्या कहते हैं? तो देखिए, डाक द्वारा मतदान करने को कहा जाता है परोक्ष मतदान। परोक्ष मतदान या फिर इसको अप्रत्यक्ष मतदान भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो सुविधा है ये निर्वाचन आयोग शासकीय सेवक यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, चाहे वो स्टेट की जॉब हो या फिर सेंट्रल की जॉब हो, ठीक है, इनको ये सुविधा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम जो है ये 2006 में पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये पारित तो 2006 में किया गया था, लेकिन ये लागू कब किया गया था? तो ये जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट बोलेंगे। ये जो है ये 2011 में लागू किया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है खाद्य सामग्री के लिए मानकों का निर्माण करना और खाद्य पदार्थों के लिए भंडारण, बिक्री, आयात और निर्यात को नियंत्रित करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज से उत्पन्न किए गए पौधों को पुनः रोपकर निम्न में से किसकी खेती होती है? देखिए, पहले बीज से पौधे उत्पन्न किए जाते हैं और उन पौधों को फिर से रोप कर खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? धान फसल की जाती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार की खेती को प्रतिरोपित बुआई भी कहा जाता है, ठीक है।
और यहाँ पर बात हुई है धान की, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो धान का खैरा रोग है, ठीक है, धान का खैरा रोग जो है ये किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो धान का खैरा रोग जो है ये जस्ता की कमी से होता है, ठीक है, ये जस्ता की कमी से होता है। जस्ता को हम क्या बोलते हैं, जिंक भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है Zn, ठीक है। और जो खैरा रोग है इसमें क्या होता है, तो इस रोग में धान की पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ था। तो देखिए इनमें से दाल पर, ठीक है, हरित क्रांति का दाल पर सीमित प्रभाव देखने के लिए मिला था, जबकि जो हरित क्रांति है इसका प्रभाव गेहूं, चावल एवं मक्का पर सर्वाधिक रूप से देखा गया। और दलहनों और तिलहनों पर इसका प्रभाव जो है बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुआ था, ठीक है। बात हुई है हरित क्रांति की, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो हरित क्रांति है इसके जनक किसे कहा जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-1967 से, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ये भी आपको याद रखना है, हर एक्स्ट्रा फैक्ट अपने आप में एक क्वेश्चन डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों की मिश्रित खेती किस फसल के साथ होती है। तो देखिए जो सरसों है, ठीक है, सरसों और राई इसकी मिश्रित खेती जो है ये गेहूं के साथ में की जाती है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सरसों और राई की मिश्रित खेती से क्या मतलब है। देखिए मिश्रित खेती से मतलब है कि जब गेहूं की बुआई होती है तो इसमें जो है सरसों और राई के बीज डाल दिए जाते हैं, ठीक है, और गेहूं के बीच में ही सरसों और राई की फसल पैदा की जाती है, इसको बोलते हैं मिश्रित खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 9 क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो देखिए जो क्षिप्रा नदी है ये चंबल की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्षिप्रा नदी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उज्जैन है, ठीक है, जो उज्जैन है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो उत्तराखंड राज्य है, ठीक है, इसकी राजभाषा क्या है। तो उत्तराखंड राज्य की राजभाषा जो है हिंदी है, लेकिन इसने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाताओं को पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड देने का प्रावधान कहाँ से किया गया। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस रेलवे के NTPC के एग्जाम में पूछा गया था। जो मतदाता होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उनको आइडेंटिटी कार्ड देने का प्रावधान किया गया था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है। तो देखिए जो कैमरे का फिल्म भाग होता है, ठीक है, कैमरे का एक पार्ट होता है, इसको हम फिल्म बोलते हैं। ये जो रील टाइप से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसको फिल्म कहा जाता है। पुराने कैमरों में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जो नए लेटेस्ट टाइप के कैमरे आ रहे हैं उनमें भी ये पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेटेस्ट होता है, ठीक है। और ये मनुष्य की आंख की तरह कार्य करता है। जिस तरह आंख की रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसी प्रकार कैमरे की फिल्म पर भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जो कैमरे का लेंस होता है, ठीक है, जो कैमरे का लेंस होता है इसमें जो है उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री सर्वप्रथम भारत क्यों आए थे। तो देखिए जो चीनी यात्री हैं ये बौद्ध धर्म और बौद्ध ग्रंथ में रुचि रखते थे, ठीक है, और इसी की जानकारी जुटाने के लिए भारत आए थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से दो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो फेमस चीनी यात्री हैं, एक तो है फाहियान और दूसरा है हेनसांग, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ये फाहियान जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था, 450 ईस्वी में आया था। और जो हेनसांग है ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था, 630 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होती है इसको सौर विकिरण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और ये जो सौर विकिरण हैं ये पृथ्वी को लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व उसे सूचना देना आवश्यक है। तो देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उन पर यदि महाभियोग की प्रक्रिया लगाना है तो कम से कम उन्हें 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है। तो अनुच्छेद 61, ठीक है। अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं या फिर उन पर कोई कदाचार सिद्ध हो जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया से उन्हें पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये किस देश के संविधान से ली गई। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये अमेरिका के संविधान से ली गई, ठीक है। ये दो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है। नंबर 18 क्वेश्चन है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ेगा। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। जो हमारा क्वेश्चन है इसमें केवल चलती लिफ्ट की बात की गई है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, या तो व्यक्ति का वजन बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यदि ऐसी बात की गई होती कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है या फिर नीचे की ओर आ रही है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यदि लिफ्ट जो है ऊपर की ओर गति कर रही है, ठीक है, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही है तो व्यक्ति को अपना वजन जो है ये बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। और यदि लिफ्ट जो है नीचे की ओर गति कर रही है तो व्यक्ति को अपना वजन घटा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में केवल चलती लिफ्ट की बात की गई है, तो ऐसे में व्यक्ति का वजन बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 19, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो केसरी नामक समाचार पत्र है इसका प्रकाशन कब किया गया था। तो इसका प्रकाशन किया गया था 1881 में। कब किया गया था, 1881 में किया गया था। और किस भाषा में इसका प्रकाशन किया गया था। तो इसका प्रकाशन जो है मराठी भाषा में किया गया था, ठीक है। और इसका प्रकाशन किसने किया था। तो इसका प्रकाशन जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने एक और समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने मराठा समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। तो एग्जामिनर क्या करता है, आपको फंसाता है, ठीक है। आपसे पूछता है कि जो मराठा समाचार पत्र है ये किस भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो ये जो है ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि हम मराठा सोचकर मराठी भाषा पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन इनका जो केसरी नामक समाचार पत्र था ये मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था। और इनका दूसरा समाचार पत्र कौन सा था, मराठा, ठीक है। और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। ध्यान रखना, जो भी मैं फैक्ट बताता हूँ ना बिल्कुल इम्पोर्टेंट ही बताता हूँ। तो आप चाहें तो इन फैक्टों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे। देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक गीत है और इसके रचयिता हैं मोहम्मद इकबाल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो गीत है ये इसकी रचना किस भाषा में की गई थी। तो इस गीत की रचना जो है ये उर्दू भाषा में की गई थी। किस भाषा में, उर्दू भाषा में की गई थी। नंबर 21 क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक। तो देखिए, जो वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन है इसका गठन किया जाता है हर 5वें वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। एक संवैधानिक संस्था है, कहने का मतलब ये है कि इसका संविधान में कहीं ना कहीं वर्णन किया गया है। तो इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है। तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 280 के 1 में किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर बात हुई है वित्त आयोग की, ठीक है। तो जो वित्त आयोग है इसका गठन कब किया गया था। तो वित्त आयोग का गठन किया गया था 22 नवंबर, ठीक है। 22 नवंबर 1951 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे केसी नियोगी, ठीक है। आपको इनका नाम भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है। तो देखिए, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कार्बनिक खेती भी बोलते हैं, इसको इको फ्रेंडली कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार की जो खेती होती है इसमें किसी भी प्रकार के रसायन यानी कि केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाब का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है।
तो भारत में गुलाब का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये अजमेर की पुष्कर घाटी में होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो देखिए जो सिविल सेवा है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन सी रियासत या फिर रजवाड़ा हुआ था। तो देखिए जो विलय नीति है इसकी शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने की थी, ठीक है। और जो सतारा रियासत है सबसे पहले इसी को कंपनी के अधीन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति है हम इसको एक बार में समझ लेते हैं। देखिए जो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति है इसको व्यक्तिगत सिद्धांत या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। और लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी। डलहौजी का मानना था कि रजवाड़ों की जो पुरानी प्रशासन पद्धति चल रही है उससे प्रजा को परेशानी हो रही है, ठीक है। और प्रजा की परेशानी को दूर करने के लिए इन रजवाड़ों को कंपनी के अधीन होना चाहिए। ऐसा किसका तर्क था, ऐसा लॉर्ड डलहौजी का तर्क था, ठीक है। और इसी मनमाने तर्क को आधार बनाकर उसने ये नीति लागू की थी और सबसे पहले सतारा को 1848 में कंपनी के अधीन कर लिया था। उसके बाद जैतपुरा और संबलपुर को 1849 में, उसके बाद उदयपुर को 1852 में, उसके बाद झांसी को 1853 में, उसके बाद नागपुर को 1854 में आदि रियासतों को कंपनी में मिला लिया था, ठीक है। और ये जो नीति थी इससे क्या हुआ था, तो जो भारतीय रियासतें थीं इनमें तीव्र असंतोष और आक्रोश पैदा हो गया था। और मैंने आपको 1857 की क्रांति पढ़ाई है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के मैंने आपको कई कारण बताए थे कि जो 1857 की क्रांति है ये क्यों शुरू की गई थी। इसके कई सारे कारण थे, ठीक है। उन सभी कारणों में से एक ये भी कारण था कि जो रियासतें थीं ये विलय नीति के तहत कंपनी के अधीन की जा रही थी। तो जो रियासतों के जो प्रमुख होते थे वो जो है अंग्रेजों से नाराज थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इसको शॉर्ट में IIFM भी कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। और यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो IIFM जो है इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 GK GS की सीरीज चल रही है इसके हम 34 पार्ट बना चुके हैं, ठीक है। और अपलोड भी कर चुके हैं। तो यदि आप हमारे पुराने वीडियो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, प्ले लिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट की लिंक आपको कहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप कहीं से भी हमारे वीडियो देख सकते हैं या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।